आएगा उस पर अब किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं रहेगी। ड्यूटी की बात लगती है, दोनों जगह इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, या तो ड्यूटी घटा दी जाएगी या तो ड्यूटी हटा दी जाएगी। भारत से 90% से ज्यादा सामान जो यूके जाता था उस पर अब कोई ड्यूटी यूके नहीं लगाएगा। ये अपने आप में भारत सरकार की उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि इसके बाद भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हो चाहे लेदर गारमेंट एक्सपोर्टर्स हो, उनके लिए एक बड़ा बाजार यूके में मिल जाएगा। यूके के साथ हमारा कारोबार और ज्यादा बढ़ेगा। जो लोग यूके में जाकर के नौकरी करना चाहते थे उनके लिए नौकरी करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यूके की कई सारी चीजें जो यहाँ के शौकीन लोग इस्तेमाल करना चाहते थे, वहाँ के स्कॉच वाइन हो, विस्की हो, वहाँ के लग्जरी गाड़ियाँ हो, वो भी अब सस्ती मिलेगी। तो बहुत ही विन विन सिचुएशन वाले यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील को यहाँ पे साइन कर लिया गया है और प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। और इस आज आवाज अड्डा में आज हम लोग करेंगे इसी पर खास चर्चा कि यूके के साथ किए गए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आखिर किस सेक्टर को कितना फायदा होगा, भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। और इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान, हमारे सहयोगी बॉम्बे से जुड़ रहे हैं विपिन भट्ट जी, साथ ही साथ हमारे साथ इंडस्ट्री चैम्बर के दिग्गज जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस पूरे ट्रेड पर एक खास पैनी नजर रखे हुए थे अब तक, वो भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ेंगे। शुरुआत लेकिन विपिन जी आपसे मैं करना चाहूंगा कि बार बार ये सवाल उठता था कि पूरी दुनिया अपने बाजार को संकुचित करके रिजर्व रखना चाहती है, बहुत बंद करना चाहती है। ऐसे में भारत का यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं? जी बहुत बड़ी कामयाबी। और देखिए मुझे तो इस समय एक और विचार भी आ रहा है, वो है इसका टाइमिंग। एक ऐसे वक्त पर जब पूरी दुनिया में थोड़ी सी सुप्रीमेसी को लेकर लड़ाई है अलग अलग रीजन्स में, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन इस वक्त हो गया है, ये एक मेंटल सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए। आप इस चीज को सोचिए, कल हमारे यहाँ पर ड्रिल्स होने हैं और मतलब ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन है जहां पर दोनों देशों में ड्रिल्स हो रहे हैं और अपनी अपनी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि शायद कॉमर्स की दुनिया में या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है इस वक्त, वो दो देशों के बीच हो रहा है। तो पहला तो फायदा मुझे ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री इंडिया की ओवर पाकिस्तान, क्योंकि एक सेटबैक लगेगा दुश्मन देश को कि अरे इनके लिए इतनी बड़ी कामयाबी, इतना बड़ा सब कुछ, और दो देश पास आ रहे हैं, यूके जैसे देश के साथ आप ये ट्रीटी कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो इसका कॉमर्स साइड है, आपने बहुत अच्छी तरह से भी एक्सप्लेन किया दर्शकों के लिए कि क्या मतलब होता है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। जब दो देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आते हैं तो उनके बीच में समझ लीजिए एक तरह से सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इस समय जहां दुनिया में ट्रंप ने टैरिफ का टेरर मचा रखा है, उस समय अगर आप देखें कि दो देशों के बीच, वो भी ऐसे दो देश जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं, उनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जहां सामान का आदान प्रदान, चीजों का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर के, तो चीजें एक दूसरे के पास जल्दी पहुंचेंगी, बेहतर तरीके से पहुंचेंगी, उनके दाम में भारी कमी आएगी, दोनों एक दूसरे के सामान को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपने कई कारों से लेकर तो स्कॉच विस्की तक के उदाहरण यहां पर आए। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है, और जैसा आपने कहा देश के प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया, और देश के वाणिज्य मंत्री जो पीयूष गोयल है, जो इसके पीछे, इसके आर्किटेक्ट आप कह सकते हैं उनको, जो काफी समय से इसके पीछे लगे थे। तो आई थिंक भारत के लिए सही वक्त पर बहुत बड़ी कामयाबी, जिसके कई मायने हैं सिवाय एक इसके कि वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो आ ही गया ब्रिटेन के साथ। बिल्कुल, इसमें एक चीज जो आपने कही बड़ी अच्छी बात कि ये टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब हम यूएस के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हो, ऐसे समय में जब पाकिस्तान के साथ जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसे समय में डील करके भारत ने साफ कर दिया कि हम तरक्की के पक्षधर हैं और इसके बहुत सारे अलग अलग असर भी पड़ेंगे, भारत को फायदा भी होगा। शायद यही वजह है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जो पूरे डील को करार नाम जो दिया है, इसके बारे में कहा है कि यूके के साथ FTA भविष्य के लिए ऐतिहासिक है। ग्रोथ, रोजगार और इनोवेशन में इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दो बड़ी इकोनॉमी के बीच महत्वाकांक्षी डील है, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। FTA से भारतीय किसानों को फायदा होगा, FTA से MSME स्टार्टअप्स को फायदा होगा, ग्लोबल इकोनॉमी में जो पावर हाउस तक पहुंचने का लक्ष्य था उसमें ये FTA काफी ज्यादा मददगार साबित होगा।
जो विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने तय किया उसमें मददगार साबित होगा, विकास और रोजगार का अवसर देगा और भारत यूके एफटीए एक साहसिक कदम है। ये इनका पीयूष गोयल जी ने साफ तौर से इस पूरे डील को जो बताया है उसकी खासियत को लेकर के। इस बीच पीयूष खमाटा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। खमाटा साहब, इस डील को आप कैसे देख रहे हैं? ये डील बड़ा ऑस्पिशियस मोमेंट पे आया है। एक्चुअली मेरा ये गुड फॉर्च्यून है कि आई वाज पार्ट ऑफ द इंडिया यूके ट्रेड टॉक्स ओनली लास्ट वीक और दोनों मंत्रियों से मेरी बात हुई थी। मैं एक नहीं एक्सपेक्ट करता था कि ये टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी एक जो पहला एक ग्लोबल वर्ल्ड था, मल्टीपोलर वर्ल्ड था, आज सब यूनिपोलर बन के बैठे हुए हैं। तो आई थिंक ये टाइम पे इंडिया यूके का ये ट्रीटी एक रोल मॉडल है वर्ल्ड के लिए कि भाई ये टाइम में जब टैरिफ बढ़ रही है, कैसे दो कंट्री जो सिनर्जिस्टिक है, आज हमारे में बहुत सिनर्जी इंडिया यूके में, हम कैसे साथ मिलके एक पूरे ग्लोबलाइजेशन की ओर जाए। और इसीलिए मैं इसको ऑस्पिशियस मानता हूँ। और इसलिए मैं मानता हूँ ऑस्पिशियस है क्योंकि आज यू के साथ भी हमारे काफी सालों से डिस्कशन हो रहा है। यूएस से तो एक बड़ी ट्रीटी हमको करनी चाहिए, वो उनका के लिए टेम्पलेट बन जाएगा। मेरा ये होप है कि यही टेम्पलेट पे आज यूएस भी हो जाए, बिकॉज अभी इसलिए जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आज हमको एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है विकसित भारत के लिए। हम सर्विसेज इकोनॉमी तक नहीं जुड़ सकते। मैन्युफैक्चरिंग में जब बनेंगे तब एग्रीकल्चरलिस्ट को, फिशरमैन को, एमएसएमई को, जो हमारे पीयूष गोयल साहब बताते हैं कि ट्रेड ट्रीटी का मतलब नहीं कि दो अमीर लोग की ट्रीटी हो रही है, एक आम आदमी को उसका फायदा मिलना चाहिए। आम आदमी कौन है? एक फिशरमैन है, आम आदमी एक छोटा एमएसएमई है। तो उसका फायदा कब होगा कि वो ऐसा माल बनाएगा जो फॉरेन एक्सपोर्ट हो सके। और ये ट्रीटी इसके कई बार आपकी इंटरव्यू में उनसे बातचीत हुई। मैं सिर्फ ये समझना चाहूंगा कि जो भी बातचीत में आया तो वो सिलसिलेवार किस तरीके से बात आगे गई, अगर आप हमें थोड़ा बता पाएं उस अंदाज में कि कैसे भारत ने कदम ब कदम बढ़ाकर इसको हासिल किया। और डेफिनेटली गोयल साहब के उस पर तो जाता ही है ये कि उनकी इसमें एक बहुत बड़ी और सार्थक भूमिका रही है। देखिए, इसमें दरअसल एक मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली मैच्योरली हैंडल किया है। अब कैसे किया वो आप लोग बताओ। जी वही लक्ष्मण जी से, क्योंकि लक्ष्मण जी की अक्सर उनसे मुलाकात होती है। नहीं, बेसिकली दरअसल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि पीयूष गोयल के साथ उनके साथ मैं गया था जेनेवा। वहां पे WTO की बैठक चल रही थी। तो WTO की जब बैठक चल रही थी तो होता क्या था कि बैठक के बाद आमतौर पे आके जब कुछ निकलता था तो हम लोग को ब्रीफ करते थे। जब रात के 12 बज गए तो हमने इतनी रात तक क्या करेंगे, अब तो ब्रीफिंग होगी नहीं। मैं चलाया अपने रूम में, जेनेवा की बात कर रहा हूं, और फिर 4 बजे मैसेज आया है कि जितना जल्दी हो 5 बजे आप लोग पहुंच जाइएगा सुबह सुबह, वहां पे पीयूष गोयल साहब ब्रीफिंग करेंगे। तो अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रात भर जो शख्स जब WTO के नेगोशिएशन में रहा, वो सुबह उठ करके फ्रेश होने की बजाय, रेस्ट करने की बजाय, वो 5 बजे हम लोग को बता रहे थे कि आखिर किस तरह से नेगोशिएशन हुआ, और बिल्कुल फ्रेश दिख रहे थे। तो मैं सच पूछिए तो उनके काम करने के तौर तरीके और उनके मेहनत का बड़ा कायल हूं मैं। अब मुझे ऑन एयर स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि उनकी जितना मेहनत तो मैं नहीं कर सकता हूं। मतलब वो इस सब मामले में बहुत ही डेडिकेटेड रहते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। और इस डील को लेकर के, अभी से डील की बात नहीं चल रही थी, पिछले 5 साल से इस डील पर बातचीत चल रही थी। डील काफी हद तक नजदीक पहुंच चुका था, और लेकिन बीच में यूके में इलेक्शन हो गया। तो इलेक्शन में था तो कई सारी चीजें नैतिक रूप से संवेदनशील थी। कई बार ऐसा हुआ कि अभी इलेक्शन हो जाने के बाद करेंगे, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद भी उसी तरीके से पूरे चीजों को परस्यू किया गया। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको मैंने क्लोजली देखा है, फुल स्टॉप, कॉमा, एक एक वर्ड, उन सब पर चर्चा होती है। जब पहली बार इस हफ्ते में जब शुरुआत में यूके गए तो उसके बाद जब बात वहां से निकल कर आए, दूसरे देश के दौरा पे गए, तो मुझे बताया कि कोई एक पैराग्राफ में कोई 1-2 वर्ड था जिसको लेके मामला फंस रहा था, फिर उसको निपटाया गया। फिर इंडिया आने की बजाय सीधे वहां से यूके दोबारा गए और अब डील फाइनल करके आए हैं। तो इनका काम करने का तरीका वाकई अनूठा है। जो नजदीक रह के काम करके देखता है उनको तो वाकई लगता है कि नहीं, अगर इस तरह से डेडिकेशन के साथ काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। यही वजह की शुरुआत मैंने कहा भी था कि इसका श्रेय काफी हद तक उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब का जाता है। और एक चीज और, जब भी ऐसे मामले में कोई पेच फंसता है तो सीधे प्रधानमंत्री इसमें उपलब्ध रहते हैं, सीधे गाइडेंस करने पर, और काफी हद तक फ्री हैंड देके छोड़ते हैं। ये मोटा मोटा मैंडेट है, बाकी आप करके आइए। तो ये भरोसा बहुत बड़ा होता है पीयूष गोयल के ऊपर जब वो बाहर जाते हैं तो प्रधानमंत्री का। तो ये भी काफी गौर करने वाली बात है। विपिन जी बिल्कुल। खमाटा साहब देखिए, अब यूके और इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाइज, मतलब FTA हो गया,
मैं समझना चाहूंगा कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको इस ट्रीटी का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं, 3 सेक्टर तो मैंने डेफिनेटली बताया, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, उसमें मरीन भी आ गया। अब जो सबसे बड़ा फायदा है इंडिया का, मेरे हिसाब से, मैंने थोड़ा उसको जिक्र किया, पर उसको थोड़ा डीपली जाते हैं, जो ट्रीटी में बताया है कि इंडियन में से जो इंडिया के लोग हैं, योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहे, कि हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर बनना चाहे, ये सब के लिए भी दे आर लुकिंग एट ए फास्टर ट्रैक प्रोसेस ऑफ, यू नो व्हाट आई कॉल बिजनेस वीजा, बोलो कुछ भी बोलो। इससे कारण क्या होगा कि जो हमारा यूथ है, दे आर डेफिनेटली लुकिंग एट एस्पिरेशंस ऑफ देयर जॉब फ्रंट, तो वो डेफिनेटली फायदा इनको मिल सकता है। सेकेंडली, जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, वो सेक्टर यूके का बहुत बड़ा है। यूके इज प्रॉब्ली होम टू सम ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड, और पहले से, आज नहीं, और यूके तो जब ब्रेक्सिट नहीं हुआ था उसके पहले भी एक पूरा यूरोप का भी फाइनेंशियल सेक्टर रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडिया को बहुत गेन होगा कि ये अगर ट्रीटी में जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का भी अगर उसमें जो जो जिक्र किया है उसको भी फायदा पहुंचे। बाकी एक टैरिफ इसमें बात की है कि नॉन टैरिफ बैरियर, काफी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टैरिफ तो कम होना इंपॉर्टेंट है, पर जो नॉन टैरिफ बैरियर लगते हैं, फॉर एग्जांपल फूड पे लगा दिया, पेस्टिसाइड कंटेंट इतना होगा तो हम नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, तो कुछ भी XYZ ABC, तो उसके कारण क्या होता है, एक ट्रेड को हिंड्रेंस होता है। तो वो उन्होंने बताया है ट्रीटी में कि ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है इसको रिमूव किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से काफी प्रोडक्टों में, खाली टेक्सटाइल में, फूड प्रोसेसिंग में, काफी प्रोडक्ट में ऐसे नॉन टेक्सटाइल बैरियर होते हैं, ये डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा। आपको सबको पता होगा कि भाई बांग्लादेश से मोस्टली टेक्सटाइल जाते थे, श्रीलंका से जाते थे, बिकॉज वहां उनका जीरो टैरिफ था। आज मेरे हिसाब से टेक्सटाइल को इंक्लूड करके इंडिया का जो बेस इंडस्ट्री है वो कपड़ा है, और जो MSME कपड़े से जुड़े हुए हैं, मेरे को लग रहा है कि ये जो पूरा टेक्सटाइल का सेक्टर है उसको एक पूरा बढ़ावा मिलेगा ये ट्रीटी से। तो ये सब सेक्टर में उसको डेफिनेटली उस पर फायदा देख रहा हूँ। इसमें पीयूष जी, आपको एक मिनट रोकूंगा। एके भट्टाचार्य साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं न्यूज डायरेक्टर। भट्टाचार्य साहब नमस्कार। बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसकी डील हो गई है, हालांकि साइन वर्क करने की जो औपचारिकता है वो होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से अभी अंतर्राष्ट्रीय माहौल है और भारत विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ना चाहता है, एक्सपोर्ट सेक्टर में रोजगार के मौके काफी ज्यादा होते हैं, ऐसे में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना यूके के साथ कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप? देखिए, ये यूके के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, इसका ये जो तात्पर्य इसमें नहीं है। मैं समझता हूं इसका तात्पर्य इंडिया के साथ जो यूएस के नेगोशिएशंस हो रही हैं उसके ऊपर ये कैसे प्रभाव डालेगा, इसका तात्पर्य है। इंडिया और यूके का जो ट्रेड जो है वो बहुत ही नगण्य है। करीबन $22 बिलियन और $25 बिलियन का ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड। उसमें से हमारी $5 बिलियन की सरप्लस है हमारी तरफ। तो मैं ये समझता हूं कि और यूके को अगर आप देखेंगे इंडिया के फॉरेन ट्रेड में लिस्ट में, वो करीबन 15-16वां देश है वो। तो मैं ये समझता हूं कि जो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस अवस्था में, इस जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो हुआ है, इसका तात्पर्य इंडिया के साथ जो यूएस का नेगोशिएशन हो रहा है उसके ऊपर ये बहुत प्रभावशाली होगा। क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा किस तरह से इस इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये जो गुड्स की जो बात कर रहे हैं वो तो है, उसकी एडवांटेज होंगी, पर सबसे बड़ी एडवांटेज जो होगी वो हमारी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की जो प्रोविजंस जो हैं उनको किस तरह से डील किया गया है। इस वक्त जो ट्रेड के साथ जो इन्वेस्टमेंट का जो संपर्क है वो काफी ढीला पड़ गया है, क्योंकि हमारी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो लिम्बो में है। और लिम्बो में इसीलिए है क्योंकि हमने पिछले 10-15 सालों में वो सारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को हमने निलंबित कर दिया गया है। तो अगर हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को अगर उसी तरह से हम तवज्जो देते हैं इस इंडो यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जिससे कि जो विदेशी जो यहाँ पे आता है, जो ट्रेड करता है या अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या ग्लोबल वैल्यू चेन के तरह तहत वो अपनी एक इन्वेस्टमेंट करता है, मैं समझता हूँ कि उसमें जो ट्रेड और लीगल ऑप्शंस कैसे उसको ट्रीट किया गया है वो एक बहुत बड़ी एक अहमियत रखती है। हमारी इंडिया से, यूएस से, यूरोपियन कमीशन से, यूरोपियन यूनियन से,
तो इसका तात्पर्य सिर्फ इंडिया यूके के साथ नहीं, मैं मानता हूं। इसका तात्पर्य है कि इंडिया और यूएस और इंडिया एंड यूरोपियन कमीशन के साथ कैसे हम बातचीत आगे बढ़ाएं और किस तरह से हम ट्रेड के साथ जो इन्वेस्टमेंट का जो एक गंभीर संपर्क है उसको फिर से हम स्थापित कर सकें। ये आपने बड़ी बात कही कि ये ट्रीटमेंट, इस ट्रीटी को सिर्फ आप यूके के साथ जोड़ कर ना देखें। ऐसे समय पर हुआ है जब यूएस के साथ हम डील करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा और स्पेसिफिक सवाल पूछूं कि अगर हम यूएस के साथ जो ट्रेड डील करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं कि बहुत जल्द होने वाला, ऐसी संभावना चल रही है, तो क्या बेस होगा इससे? क्या, कौन सा ऐसा क्यों मिलेगा जहां हम नेगोशिएट कर सकेंगे यूएस के साथ? देखिए, मान लीजिए ऑटो कंपोनेंट्स में जो खबरें अभी तक आई हैं, ऑटो कंपोनेंट्स में इंडिया 10% की इंपोर्ट ड्यूटी में राजी हो गए हैं। मैं समझता हूं कि हमारी जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर जो है वो बहुत ही एक प्रतिस्पर्धाशाली सेक्टर है, जो कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। वो ऐसी इंपोर्ट कंपटीशन में वो उसको खरा उतर आएगी। इसका मतलब 10% की टैरिफ से भी हमारी देश की जो कंपोनेंट सेक्टर जो है वो ऑटो जो यूके से जो इंपोर्ट आएंगी उसमें घबराने वाले की कोई बात नहीं है। उसी तरह जो अल्कोहल इंडस्ट्री में जो है, जहां पे उन्होंने विस्की और जिन, जो बहुत बड़ी यूके के लिए बहुत मायने रखती है, उसमें 75% का ड्यूटी दिया है। तो इसी तरह जैसे जैसे हम और भी डिटेल्स हमें मिलेंगे, हमें ये देखेंगे कि यूके एक 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 स्टैंडर्ड बन सकता है कि अगर यूके के साथ आपने 10% किया तो आप यूएस के साथ भी कह सकते हैं कि हमने यूके के साथ 10% किया है, आपके साथ भी हम 10% कर देते हैं। तो इसी मायने में मैं समझता हूं, जैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट की बात जो मैंने की, उसमें भी यही बात फिर से आएगी कि जिस तरह से हमने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट की जो एक प्रोविजन जो हमने रखी है, जो लीगल ऑप्शंस जो एग्जॉस्ट होने के बाद ही जो विदेशी स्टेक होल्डर या इन्वेस्टर या ट्रेडर वो बाहर की कोई कोर्ट में आर्बिट्रेज में जा सकता है। तो ये सारे जो 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 स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये यूएस के साथ भी हम उसका आर्गुमेंट कर सकते हैं नेगोशिएशंस के समय, क्योंकि हम ये कह सकते हैं हमने यूके के साथ किया है। और उससे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना है कि इंडिया यूके के साथ जो हमारी जो कोई साइड लेटर्स एक्सचेंज हुई है कि नहीं। साइड लेटर्स का मतलब ये है कि हमारी जो एग्जेम्पशंस लिस्ट जो हैं, जैसे हमने तो ये तो कह दिया कि 10% ऑटो कंपोनेंट इंपोर्ट आप कर सकते हैं, 75% में आप विस्की या जिन को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ काफी जो जो जिसे कहते हैं हम साइड लेटर, जिसे एग्जेम्पशन लिस्ट कहते हैं, जो जो क्या क्या एग्जेम्पशंस होंगी, वो हमें देखना है कि वो किस तरह से हम उसको उनका हमने इस्तेमाल किया है। और वही जो जिस तरह से हम यूके के साथ इस्तेमाल करेंगे, मैं मानता हूं कि जब हम यूएस के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं उसका भी इस्तेमाल उसी तरह हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस में प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक इशू कह रहे हैं सर आप, ये चीजें देखने लायक है। और अभी अजय सहाय साहब भी जुड़ गए एफआईओ के, मैं उनकी पहली प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय सर, ये एक ऐसे वक्त पर आई ट्वीटी जो सभी यूनानिमसली कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका टाइमिंग, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जब एक तरफ हम इन कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान है, वो एक अपने आप में अलग मसला है, लेकिन दूसरी तरफ आपका ट्रेड डील चल रहा है अमेरिका के साथ और पूरी दुनिया ट्रेड वॉर पे बैठी हुई है। उस समय ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की? नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने जैसे बताया, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हर कंट्री प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है, मार्केट ओपन नहीं हो रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लेके यूके के साथ एफटीए किया है, उससे इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं, उनको भी बहुत मदद मिलेगी। और जो हमारे सनराइज सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि हम अभी तक बहुत से जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर, अगर हम बात करें अपैरल, टेक्सटाइल या फुटवेयर, लेदर की बात करें, तो हम कुछ कंपटीशन हमारा जो था वो वियतनाम के साथ था, कुछ बांग्लादेश के साथ था। दोनों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एडवांटेज मिलता था, एक को बीइंग एलडीसी, दूसरे का अपना था। तो हम आउट प्राइस हो रहे थे मार्केट में। लेकिन अब इंडिया ने एफटीए कर लिया है, तो हम एटलीस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड इन कंट्रीज के साथ है, और दूसरों कंट्री के साथ हमें एक टैरिफ एडवांटेज भी मिल रहा है। तो हम देखेंगे कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, चाहे हम टेक्सटाइल की बात करें, लेदर की बात करें, टॉयज की बात करें, मरीन प्रोडक्ट की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, वो काफी तेजी से बढ़ेगा। और दूसरी तरफ जो हमारे एक्सपोर्ट जैसे ऑटो कंपोनेंट का है, इंटीग्रेटेड सर्किट का है, ऑर्गेनिक केमिकल्स का है, फार्मा का है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगा।
और ये एग्रीमेंट खाली गुड्स के बात नहीं कर रहा, हमने देखा है सर्विसेज में भी अच्छे कंसेशन मिले हैं। जो मोबिलिटी की बात आई है उससे जो हमारी आईटी सर्विसेज है, बिजनेस सर्विसेज है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसको फायदा होगा। और जो अभी हमने देखा है कि जिस तरह का सोशल सिक्योरिटी से एग्जिबिशन दिया गया है, तो उससे आईटी इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा कि जो आईटी कंपनीज थी वो एक तरह से उनके ऊपर एडिशनल बर्डन था, वो भी ये बर्डन नहीं रहेगा। और महत्वपूर्ण सवाल है वो आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी अमेरिका से हमने बहुत सारी ऐसी खबरें आती हुई सुनी जो खास तौर पे वहां पर इंडियन वर्किंग कम्युनिटी है प्लस स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ी तकलीफें हो रही हैं वीजा रिलेटेड और अदर। अब ये जो एफटीए हुआ है, अगर आप यूएस छोड़ते हैं तो दूसरी कोई भी जगह, चाहे पढ़ाई करने के लिए, चाहे जॉब करने के लिए, चाहे किसी और तरीके से, लोगों को दिखाई देता है यूके जहां बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। क्या ये एफटीए ऐसे क्षेत्र में भी मदद करेगा लोगों की, भारत की या भारत के नागरिकों की? बिल्कुल, बिकॉज आप देखिए जो इंडियन स्टूडेंट जाता है वो बहुत ज्यादा सेक्शन जो मिडिल क्लास का है वो अर्न करता है, वो वहां पहले अपने स्टडी करता है, उसके बाद वहां अर्न करता है। शायद यूएस में वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई है। यूके ऐसे भी यूएस के बाद सबसे ज्यादा टैलेंट यूके ही खींच रहा था, तो अब यूके में जिस तरह की सहूलियत मिलेंगी तो जो भी यूएस में इंडिया के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हो रहा है या लोगों का इंटरेस्ट कम रह गया है, उसका एडवांटेज यूके को मिलेगा। साथ ही साथ हम भी ये भी देखते हैं कि शायद यूएस भी देखे कि जब यूके इंडिया से टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है तो वो अपनी पॉलिसी वो भी रिविजिट कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि यूएस जो हमारा टैलेंट है उसको लेने के लिए यूएस को कोई प्रॉब्लम है। वो जो H1B की प्रॉब्लम है शायद लोअर जो सेक्शन में है हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें ज्यादा होगा। हमारे टैलेंट को वर्ल्ड में हर जगह माना जाता है और यूके ने इस चीज का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और इससे लगता है कि यूएस भी कुछ सीख लेगा इससे। अजय साया साहब, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूं, आपके पास भी सवाल लेकर के आऊंगा। पीयूष साहब, खंबाटा साहब, आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। सवाल एक ही है कि ठीक है, यूके के साथ हमारा कारोबार अभी बहुत बड़ा नहीं होता है। अब इस एफटीए होने के बाद जो दूसरे देश थे जो यूके में एक्सपोर्ट करते थे, चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो, ऐसे देशों सामान जो जाता था, उनके मुकाबले हम कितना कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे यूके में और उनके बाजार को हम कैप्चर कर पाएंगे, इसकी संभावना कितनी बनती है? साहा साहब पहले आप बोलिए, फिर यही सवाल लेके मैं खंबाटा साहब को पास जाऊंगा। देखिए, जिन कंट्री का यूके के साथ जीरो ड्यूटी का एडवांटेज था, जहां वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थे या वो फ्री ट्रेड कंट्रीज थे, उनके साथ हमारा कंपटीशन अब बराबर का कंपटीशन है। तो पहले जो भी हमारा लॉस होता था, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 10% ड्यूटी, हमें 10% का डिसएडवांटेज था, वो नहीं रहेगा। अब अगर हम बात करें चाइना जैसे कंट्री को जो कि MFN के लेवल पे अपने गुड्स भेजेगा, हमारे पास जीरो ड्यूटी का एडवांटेज होगा, तो हमें वो 10% एडवांटेज मिलेगा। तो जब आपको इतना ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, उसको आप पास ऑन कर सकते हैं, जैसे कि इंपोर्टर को वो एक्चुअल बेनिफिट मिले। इंपोर्टर को बेनिफिट मिलता है तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, डिमांड बढ़ती है और वो ऑर्डर इंडिया के ऊपर प्लेस होंगे। तो ये हम जो इस तरह का ट्रेंड देखते हैं, इससे इंडिया को बहुत फायदा होगा। इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री बहुत बेताबी से इसका एफटीए का इंतजार कर रही थी और हमारी जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर जहां जॉब ज्यादा क्रिएट होते हैं, उनको बहुत बड़ा पुश मिलेगा। ठीक है, इस पे मैं आऊंगा एक सवाल लेकर के, और आप जुड़े रहिए साया साहब हमारे साथ। खंबाटा साहब, आप खास तौर से एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ज्यादा करीब से देखते हैं और पीयूष गोयल साहब ने अपने ट्वीट में रिएक्शन में कहा भी है कि किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आपको लगता है यूके में हम दूसरे देशों के जो वहां एक्सपोर्टर है, वहां के लिए जो भेजते हैं सामान, उनके मार्केट को हम कैप्चर कर पाएंगे आसानी से? पहले मैंने 99% सामान पर ड्यूटी नहीं लगेगी। हमने काफी इसके मैंने उदाहरण बिस्किट का दिया, फिश का दिया, पर इस पे दो है। एक है एग्जिस्टिंग ट्रेड किसी का किसी के साथ हो रहा है, उसमें ये जो ट्रांजैक्शनल फायदा हो गया, साहू साहब ने बताया, मैंने माल खरीद लिया। फॉर एग्जांपल मैं अभी खरीदता था बांग्लादेश से, अब मेरे को लगा इंडिया भी चीपर हो गया, चलो इंडिया का माल बेहतर है, खरीद लेता हूँ। पर ये छोटा बेनिफिट है। बड़ा बेनिफिट है कि विकसित भारत के लिए हमको बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लगानी है, हमको बड़े बड़े क्लस्टर लगाने हैं, हमको ऐसी जेड बनाने हैं। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ 1 or 2 रुपीज इन्वेस्टमेंट फॉर बिलियन, वी आर टॉकिंग ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर। अब वो जो बड़ी कंपनियां एफडीआई की तरह लगाती है, कि वो एफआईआई लेके लगाती है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ करती है। आज टाटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मोबाइल बनाने का, आज हमारी कंपनी फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर किसी के साथ कि भैया पूरा यूके का ये जूस, हम मैंगो जूस इंडिया से बना के देंगे। अब
वो जो बेनिफिट मिलेगा आज कि उसमें इंडिया से अगर मैंगो जूस बनेगा तो उस पर ड्यूटी वो पहले थी 15%, 10%, जीरो हो गई कि चलो इतनी कम हो गई। तो ये इंडिया एक सीरियस मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन सकता है। अब मैं मैंगो की यूनिट लगाऊंगा फॉर यूके और होपफुली यूरोप और यूएसए ऑल्सो, तो फ्रूट तो मैंगो का ही रहने वाला हूँ। तो इंडिया के फार्मर का बेनिफिट हुआ। अगर मैं बड़ी सी फैक्ट्री लगाता हूँ और जिसपे पूरा यूरोप में माल जाने वाला है, तो जो लड़के तो जो काम करने वाले वर्कर तो इंडियन ही, उसको फायदा मिलेगा। इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इंडिया का मैंगो, इंडिया का वर्कर। तो ये सब पूरा जो ओवरऑल बेनिफिट है वो वही तो बेनिफिट इंडिया को चाहिए, वही हम मिस कर गए। आज इंडिया ने हमारा मिस यही किया है कि हमने जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन नहीं बने। मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल स्टेज पे हमारा 1% स्टेक होगा। आज चाइना 50% माल बना लेता होगा, 40-50%। आज हमको ग्लोबल स्टेज पे फॉरगेट 50%, आज 5% भी कर लेते हैं तो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो ये 5% के लिए ये ट्रीटी डेफिनेटली एक सीरियस ट्रीटी है और इससे फायदा होगा। सेकंड, जो बड़े बड़े रिटेलर है, टेस्को है, अमेजोन है, वो अपने ब्रांड से खरीदते हैं माल। वो अपने ब्रांड से इंडिया से ज्यादा सोर्सिंग करेंगे। लो भाई, हमारे प्रोडक्ट इंडिया से ही सोर्स करते हैं, इंडिया सब कुछ दे सकता है। इनके बाइंग मैनेजर का इंडिया ऑफिस बना देगी कि चलो भैया, एवरीथिंग व्हाट टेस्को हैज टू बाय फ्रॉम यूके, इंडिया से बाय कर लेंगे। तो ये जो पूरा जो बेनिफिट मैं देख रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। एग्जिस्टिंग तो चलो ट्रेड शिफ्ट होगा, अच्छी बात है, पर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और पहले भी मैंने बताया है कि ये जो आज ये टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया, 2 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट हुआ व्हाइट हाउस से और पूरा वर्ल्ड रियलाइन हो गया। पूरा वर्ल्ड ये रिलाइन हो रहा है कि नाउ देयर आर ट्रस्टवर्दी कंट्रीज ऑन वन साइड और सम कंट्रीज यू डोंट ट्रस्ट ऑन अदर साइड। उसका नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो जो हम लोग का वो जो ट्रस्ट वाली कंट्री की लिस्ट में आ गए हैं, तो आज जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना है वो ट्रस्टवर्दी कंट्रीज में आएगा, और वो इंडिया एक ट्रस्टवर्दी कंट्री है। यूके का डील वो जनाता है और ये यूरोप और यूएस से मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हो जाएंगे, और इससे इंडिया विल डेफिनेटली बी द फर्स्ट, मैं तो कहता हूं फर्स्ट ऑप्शन फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। और ये इंडिया का, ये ट्रीटी का सबसे बड़ा फायदा है, और उसका सीधा बेनिफिट कॉमन मैन को है, कॉमन वर्कर को है, एग्रीकल्चरिस्ट को है। और इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया है। दे हैव मेड ए ट्रीटी फॉर इंडिया एंड इट विल बी डेफिनेटली ऑफ यूज फॉर इट। हाँ, इस पर मैं आगे आऊंगा आपके पास खंबाटा साहब, लेकिन AKB सर, एक सवाल आपके पास, क्योंकि इस साल माना जा रहा है कि 3 से 4 देशों के साथ FTA होना है। अब यूके के साथ हो गया, यूरोप के साथ भी इस पर बातचीत चल रही है। तो आपको लगता है कि यूके के साथ जो FTA हुआ है एक आदर्श फॉर्मेट की तरह देखा जाएगा बाकी देशों के लिए भी? मुझे तो पूरी उम्मीद ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मॉडल है, जो मॉडल को इंडिया के जो नेगोशिएटर्स जो हैं, वो जब यूके के या यूएस के साथ या EU के साथ बात करेंगे, ये मॉडल को जरूर इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने भी कहा कि ये सिर्फ एग्रीमेंट गुड्स का नहीं है, ये एग्रीमेंट सर्विसेज का है। और इस सर्विसेज में एक बहुत बड़ी एक अहमियत जो इस एग्रीमेंट में है, वो है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट। और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट होने से जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स इन यूके, उसमें बहुत बहुत सहूलियत होगी। इस वक्त क्या हो रहा है कि जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो इंडियन प्रोफेशनल, जो IT का हुआ या फार्मा का हुआ या डॉक्टर हुआ या जो भी होगा, जब वो जब यूके में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में उनको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कंपलसरी होता था। ये एग्रीमेंट से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को कंपलसरी नहीं किया जाएगा। इससे ये होगा कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट इंडियन प्रोफेशनल्स की यूके में डिमांड बढ़ेगी, और यूके कंपनी और या भारतीय कंपनी भी जो इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं उनको यूके में जाकर वो काम करा सकेंगे एट ए लोअर कॉस्ट टू कंपनी। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है टुवर्ड्स मोबिलिटी विदाउट माइग्रेशन। अभी तक हमने क्या देखा है कि मोबिलिटी के साथ माइग्रेशन का एक संपर्क जो है, वो काफी, जो मोबिलिटी का इशू को क्लाउड किया गया है, उसमें कंफ्यूजन आ रही है। इस एग्रीमेंट से ये साफ जाहिर है कि भारत सरकार एक ऐसी दिशा में जा रही है जहां पे वो मोबिलिटी के साथ माइग्रेशन का जो संपर्क है वो काट के वो कह रहे हैं कि मोबिलिटी को आप बढ़ावा दीजिए, जिससे कि इंडियन एम्प्लॉयज, इंडियन प्रोफेशनल्स कैन गो एंड वर्क इन यूके बट दे नीड नॉट कंट्रीब्यूट
टू द सिक्योरिटी द फंड्स जिनका उनका कोई फायदा नहीं होता, तो वो शॉर्ट टर्म काम करेंगे, करने के बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद फिर वापस आ सकते हैं। पर अब क्या हो रहा है कि वो जो ही जाते हैं, वो उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। वो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट, मैं समझता हूँ सर्विसेज सेक्टर को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ी एक स्टेप है, जो मैं मानता हूं कि गुड्स एग्रीमेंट से भी ज्यादा अहमियत रखती है। और इसका भी जो स्टैंडर्ड बहुत बड़ी बात कही वो मैं आपने। समझता हूं कि हाँ। यूएस के साथ, जो ईयू हाँ। के साथ यही स्टैंडर्ड हाँ। भी रहेगा और आएगा। हाँ, बिल्कुल। ये जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस पे मैं अलग से आऊँगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन इशार अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फरीदा सूज के हैं। मैं आपके पास, अहमद साहब, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक बड़ा बेनिफिट ये माना जा रहा है कि लेदर एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और यूके में इस पर ड्यूटी या तो नहीं लगेगी या फिर बहुत कम लगेगी। तो लेदर एक्सपोर्ट प्लस दूसरे एक्सपोर्ट के लिहाज से आप इस इंडिया यूके एफटीए के डील पूरे होने को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आज जो आया है। हमें प्रधानमंत्री का बहुत ही थैंकफुल हैं कि वो हमें ये एग्रीमेंट दिए हैं। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा आएगा इसके लिए। फुटवेयर एक्सपोर्ट्स जितने भी हैं इंडिया से, लेदर एक्सपोर्ट्स हैं, माना जाता है कि ज़ीरो ड्यूटी लगेगा इंडिया से यूके का एक्सपोर्ट जितने भी हो रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी जो है ईयू और वियतनाम के बीच में जो ज़ीरो ड्यूटी है, इसके लिए इंडिया और ईयू के बीच में ज़ीरो ड्यूटी नहीं है। लेकिन आज हमें ये अपॉर्चुनिटी जो मिला है यूके के लिए, इससे इंडिया का काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा यूके के एक्सपोर्ट्स में। मैं समझता हूँ आराम से हम लोगों को 15 से 20% का एक्सपोर्ट का ग्रोथ मिल सकता है। % का एक्सपोर्ट का ग्रोथ मिलेगा। एक्सपोर्ट ग्रोथ करने का मतलब क्या ये माना जाए कि आप लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, रोजगार के नए मौके देंगे? वैसे भी जहां तक मुझे पता है, आप जहां आपकी फैक्ट्री है वहां आसपास आप लोग काफी ज्यादा रोजगार भी देते हैं, तो ये रोजगार के लिहाज से भी एक बड़ा मौका निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम 15 रोजगार देना पड़ेगा, देना चाहेंगे और ऑर्डर्स आएंगे, तो इसके लिहाजा जो है हमें और एम्प्लॉयमेंट्स दे पाएंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे पाएंगे। अजय साहे साहब, आपने सुना हमारे साथ जो बता रहे थे इसरार अहमद साहब कि इससे 15 से 20% का फायदा हमें होगा। इसमें एक चीज, चूंकि हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, इससे पहले अभी ए.के. भट्टाचार्य साहब ने जो इंपॉर्टेंट बात कही कि इससे सर्विस एक्सपोर्ट को भी या फिर रोजगार करने वाले लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देख रहे हैं, लेकिन साथ में जो इन्होंने एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन फाइनल किया है, वो भी अपने आप पे काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे और पैनलिस्ट ने भी बात की है, इसमें हम देख रहे हैं सर्विसेज को काफी प्रमोट किया गया है। आईटी सर्विसेज है या जो प्रोफेशनल सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज है, सभी को प्रमोट किया गया है। और जो भी बात की गई है कि जो कंट्रीब्यूशन 3 इयर्स तक नहीं दिया जाएगा, उससे हमारी बहुत सी सर्विसेज कॉम्पिटिटिव भी होंगी। और जैसे पहले पैनलिस्ट ने भी किया है, एक तो इंडियन मोबिलिटी से हमारे जो प्रोफेशनल है उनको एक्सपोजर मिलेगा, और जो माइग्रेशन की बात दूसरे कंट्रीज कहते हैं जिसके लिए शायद वो सर्विसेज का एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, वो थ्रेट भी नहीं रहेगा। तो आई थिंक दोनों साइड की पर्पस सर्व होता है, इंडियन इंडस्ट्री का पर्पस सर्व होता है, उसके ऊपर जो कंट्रीब्यूशन का बर्डन नहीं आएगा, एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रीब्यूशन का बर्डन नहीं आएगा, और वो एम्प्लॉय इंडिया में आ जाएगा 3 साल बाद, इंडिया से वो यूएस में एक्सपोजर ले सकता है। तो ये इस तरह की पहल की गई है। इससे हम देखेंगे कि जो आगे आने वाले एग्रीमेंट में होगा, उसमें भी सर्विसेज के लिए जो अपॉर्चुनिटी वो बहुत क्रिएट होगी। हम तो प्रीटी कॉन्फिडेंट है, जिससे इंडिया ने यूएई के साथ पहले सीपा किया है, और उसी का तरह का टेम्पलेट हम जीसीसी में देखना चाह रहे हैं। तो जो यूके के साथ ये एफटीए हुआ है, उस तरह की काफी टेम्पलेट हम ईयू में देखेंगे, बिकॉज यूके आफ्टर ऑल पार्ट ऑफ ईयू था, यूके ईयू के कस्टम यूनियन का पार्ट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। और ये जो एग्रीमेंट है वो ना खाली जैसे लोगों ने बात की इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, और इंडिया को ये ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमने देखा बहुत से प्रोडक्ट है जो यूके से इंडिया में जीरो ड्यूटी पे आ सकते हैं, फर्दर वैल्यू एड होके यूके मार्केट में फिर जीरो ड्यूटी पे जा सकते हैं।
तो ये जो नया नया जो न्यू जो रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन है, इन तरह के एग्रीमेंट से वो बहुत ज्यादा पर्पसफुली सर्व होगी। बिल्कुल। इसमें एक चीज और है जो अब तक डिटेल निकल करके सामने आए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, उसमें है कि जो डिजिटल सर्विस देते हैं, ऑनलाइन सर्विस देते हैं, मिसाल के तौर पर सर्विस सप्लायर हो, ऐसे प्रोफेशनल सर्विस हैं जो आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं, जो यहाँ से बैठे बैठे सर्विस देते हैं, इस तरह के, और कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस देते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं, उनके लिए भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में खास प्रावधान किए गए हैं। उनके रास्ता काफी ज्यादा आसान होगा। इसको किस तरह से देखा जाए, इस पर आप लोगों की राय लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। बीस साल से CNBC आवाज है, हिंदी बिजनेस न्यूज की सबसे बुलंद आवाज। अब आपका भरोसेमंद चैनल उपलब्ध है कनेक्टेड टीवी पर भी। हम अपने पार्टनर्स माइडिया और कैरियर एसीज का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस एक्साइटिंग जर्नी में हमारे साथ हैं। अब ब्रांड्स अपने ऑडियंस से जुड़ रहे हैं CTV और डिजिटल कनेक्टेड डिवाइसेस के माध्यम से भी, और दे रहा है शानदार एड व्यूइंग एक्सपीरियंस। CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। Idea cool. ये एयर कंडीशनर नहीं, AI कंडीशनर है। तैयारी करेंगे अब 10 के धंधा ट्रेड्स की। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। बड़ी खबर इस वक्त की वही, और उसी पर आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। भारत और यूके के बीच FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बहुत लंबे समय से जिसके लिए निगोशिएशंस चल रहे थे, फाइनली वो साइन हो गया है। मतलब साइन होने की औपचारिकताएं बाकी हैं, लेकिन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि दोनों देश अब इस पर राजी हैं, और इसी पर हमारी बड़ी चर्चा चल रही है। ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई और सभी मेहमानों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शिवकांत जी जुड़े और इनफैक्ट सीधे यूके से जुड़े हैं। तो शिवकांत जी, अब आपसे भी बातचीत करना शायद आसान हो जाएगा FTA के बाद, क्योंकि आप हमारे साथ यूके से जुड़ते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा कदम, एक भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर बड़ी जीत। जी बिल्कुल। और पैनलिस्ट की बात में ध्यान से सुन रहा था, जैसा कि उन लोगों ने कहा पहले कि यूके एक तरह से यूरोप का गेटवे है। तो यूके से जब आपने डील साइन कर ली, तो असल में जो बड़ा प्राइस है वो तो यूरोप के साथ जो डील अटकी हुई है उसको पूरा करना है, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी अगर कुल मिलाकर के देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो उसके लिए मुझे लगता है आगे एक ब्लूप्रिंट बनता है और रास्ता खुलता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अभी पिछले क्रिसमस पे जब खरीदारी करने के लिए आमतौर पे ये यहाँ सालाना एक रिवायत है कि लोग सेल्स में खरीदारी करने जाते हैं, तो पिछले कुछ सालों से जब जाते थे तो देखते थे दुकानों पे मेड इन इंडिया नाम से कपड़े नहीं मिलते थे, जूते नहीं मिलते थे, कोई सामान नहीं मिलता था, खिलौने वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सब कुछ वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तक का नाम मिल जाता था। भारत में बनी हुई सामान जो है वो लगभग नदारद हो गया था। तो मुझे लगता है इस ट्रेड डील के बाद उसमें परिवर्तन आएगा, और पहले जो भारत से कपड़े आते थे, जूते आते थे, इस तरह का सामान आता था, वो आएगा। और सबसे बड़ी बात जो इस ट्रेड डील में हुई है, जिसका जिक्र पहले हो चुका है, वो ये है कि भारत और यूके दोनों, अब हम बात तो कर रहे हैं कि सामान बिकेगा, ये होगा, वो होगा, आगे चल के और संभावनाएं बन सकती हैं। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो 90% फोन, 90% जो मतलब उनके कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह हैं वो चीन से आते हैं। तो यूके में भी इसी तरह से हो रहा है, यहाँ भी बाहर से आ रहे हैं। तो भारत अगर अपना विनिर्माण, उसका विकास करे, तो ये चीजें भारत में बनने लगे तो वहां से यहाँ आ सकती हैं। भारत जो है वो एक भरोसेमंद देश के रूप में उभरा है, उसकी साख है,
लेकिन हमारे पास अभी निर्माण की क्षमता नहीं है। जहां तक सेवा की बात मैं ये कह रहा था कि यूके और भारत दोनों सेवा क्षेत्र की बड़ी जो है वो अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो इसलिए हम जो सेवाएं देते हैं उस पर इस समझौते में ध्यान दिया गया है। और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि यहाँ आते ही जो बाहर से लोग काम करने आते थे, उनको 12.5%, वो छोटा-मोटा नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, नेशनल इंश्योरेंस यहाँ उसको कहा जाता है, वो 12.5% कर है, वो देना पड़ता है। उससे हेल्थ सर्विस और पेंशन और वो सब यहाँ चलती हैं। तो अगर वो नहीं देना पड़ेगा, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि कंपनियों को उसके बराबर, उससे बल्कि 1.5 गुना देना पड़ता है। कंपनियों को भी वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अगर कंपनियों को भी छूट मिल जाती है और एम्प्लॉइज को तो छूट मिल ही रही है, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। उसके बाद तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी भारत से काम करने आने वाले लोगों की। हाँ, एक चीज है जो इसमें मुझे लगता है भारत ने समझौता किया है, ब्रिटेन की सरकार नहीं मानी है, कि उन्होंने आप्रवासन नीतियों में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं किया है। तो कंपनियों को कुछ सहूलत तो होगी कि वो अपने यहाँ अपने एम्प्लॉइज को भारत से लाती हैं काम कराने के लिए, वो ला सकती हैं, उनको परमिट लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन उनको वैसी छूट नहीं मिलेगी कि जितने एम्प्लॉय वो चाहते हैं वो ला सकते हैं। उन पर जो अभी आप्रवासन नीतियां हैं वही लागू रहेंगी, और वो काफी कड़ी नीतियां हैं। उनके चलते भारत से एम्प्लॉय को लाना बड़ा आसान नहीं है। उनके लिए परमिट लेने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। वो मामला जारी रहेगा। वो आप्रवासन नीति जो है पूरी दुनिया में कड़ी हो रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता उसको उस पर भारत को कहीं से कोई और खास रियायत मिलेगी। लेकिन जितना हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। ने अपने इसमें बताया है, डिटेल जो अब तक दी है उसमें बता दूं कि इसमें कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासतौर से लेबर और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर जो है, वहां पे एक बड़े मौके मिलेंगे इस डील के जरिए। इसमें टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट, फुटवेयर प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स गुड्स और टॉय, जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में यहाँ पे साफ तौर से कहा गया है। आप जो कह रहे थे बाहर जाकर जो लोग जॉब करते हैं, अब्रजेशन नीति जो है उसमें भले ही बदलाव ना किया गया हो, लेकिन साफ तौर से कहा गया है कि आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज में, एजुकेशनल सर्विसेज के लोगों के लिए वहां पे एक नए मौके मिलेंगे जॉब के और वहां पे काम करने के। इस पर काफी लंबी चौड़ी कई महीनों की इस पर बहस हुई थी कि किस तरह से ढील दी जाए। इंडिया ने काफी ज्यादा इसको मांग किया था। भट्टाचार्य साहब, इस नजरिए से इस डील को देखा जाए तो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो, हाँ बोले। एकदम, एक पहली बात तो जो मैंने पहले कहा कि प्रोफेशनल जो सर्विसेज जो हैं उस एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा एक पुश मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपको जरा बारीकी से अगर आप ये एग्रीमेंट का ढांचे को देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि करीबन 85% चीजें जो यूके से इंडिया में आती हैं वो टैरिफ फ्री, मतलब टैरिफ मुक्त हो जाएंगी ओवर ए पीरियड ऑफ 10 साल। तो एक तो है कि जो ऐसा ही एग्रीमेंट जिसमें हम ये कह रहे हैं कि 85% यूके से इंपोर्ट इंडिया में जो आ रही हैं वो टैरिफ मुक्त हो जाएंगी, पर वो टैरिफ से मुक्ति मिलेगी 10 साल के ऊपर। वो लिंक टू सम टारगेट्स एंड कैलिब्रेटेड अप्रोच है ये। नाउ इसका मतलब ये भी है कि इसको दो चीजों में काफी सहायता मिलेगी। एक तो है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जिससे कि हम थोड़े बहुत बिछड़ गए हैं, और आज की जो ग्लोबल ट्रेड में ग्लोबल वैल्यू चेन की जो अहमियत है उसको हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इससे मैं समझता हूं कि अगर हम एक टैरिफ मुक्त व्यवस्था में यूके के साथ पहुंच सकते हैं तो, और यही अगर हम यही इसका एक प्लेटफॉर्म या स्टैंडर्ड हम बना सकते हैं इसको दूसरे और भी एग्रीमेंट से, मैं समझता हूं कि इंडिया का जो इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक बहुत बड़ा एक पुश मिलेगा। और दूसरी बात, जो डिजिटल सर्विसेज की जो बात जो आपने कही, वो एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इस वक्त सारे विश्व में करीबन 35,000 हैं और भारत में तक सिर्फ 1800 से 1900 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बसे हुए हैं। हमारी जो पोटेंशियल जो है, हम इजीली ये 1800 से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को हम इजीली 2000 या 3000 के तरफ एक अगले 2-3 साल में ले सकते हैं। उससे हमारी जो डिजिटल सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स वो बढ़ सकती है। और इस एग्रीमेंट से मैं समझता हूं कि इंडिया और यूके के साथ ये डिजिटल सर्विसेज को भी काफी
एक पुश मिलेगा और हमारी ये भारत एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में और भी एक इंपॉर्टेंट जगह ले सकती है। तो तीनों जगह से बिल्कुल सेक्टर्स और ये टैरिफ मुक्त एक को ड्यूटी का बेनिफिट मिलेगा, यानी यूके जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 99% होगा जिस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। एक बात जो आपने कही, ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन, खंबाटा साहब, सरकार लगातार इस बात की जोर दे रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको रोजगार के मौके ज्यादा मिलते हैं। और इसमें जिस तरीके के टेक्सटाइल हो, लेदर हो, ये सारी चीजें जब हैं, तो जब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जो सरकार की कोशिश थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नए लेवल पर ले जाने की, कई सारे कॉन्सेप्ट पेपर, रिसर्च पेपर नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। आपको लगता है कि ये इस तरफ एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा? डेफिनेटली होगा। अभी मैंने बताया कि अल्टीमेटली ये जो टेक्नोलॉजी 2 अप्रैल के बाद ये जो एक शिफ्ट आएगा ट्रेड में, पूरा वर्ल्ड एक ऑप्शन चाह रहा है और वो ऑप्शन इंडिया हो रहा है, एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। और हर आदमी को चाहिए, बड़ी कंपनी को, हर ये जो आइटम की बात हुई कि भैया जूते है, लेदर है, वो कोई थोड़ा यूरोप में बनेगा और यूएस में बनेगा, वियतनाम में बनेगा, थाईलैंड में बनेगा, इंडिया में बनेगा। तो हम लोग ये सब सेक्टरों से कैसे दूर हो गए। टेक्सटाइल जो हमारा मेन, क्या बोलते हैं, मेन प्रोडक्ट है, तो ये सब जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, वो हम ग्लोबल चेन में आए और वर्ल्ड के लिए बनाए, आइदर हमारे इंडियन ब्रांड बना के कि किसी और के फॉरेन के ब्रांड पे, कोई सुपरमार्केट ब्रांड, कोई प्राइवेट लेवल पे ब्रांड पे। वो एक बड़ा मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। सेकंड, जो कंपोनेंट्स भी है, आज काफी लोग हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में हम काफी अच्छे हैं। अब वो फॉरेन इंडियन गाड़ी नहीं लेंगे, पर इंडियन ऑटो कंपोनेंट तो ले सकते हैं। और इंडियन ऑटो कंपोनेंट अगर हमारे जाएंगे तो आप इमेजिन करो क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल इंडस्ट्री में। तो ऐसे काफी जो मैं सेक्टर देख रहा हूँ जिसमें फायदा है। और ये जो ग्लोबल मोबिलिटी की जो बात हुई, वो बहुत बड़ी इश्यू है। आज इंडिया में जो इंडियन यंगस्टर है, उसका एक एस्पिरेशन है कि मैं कुछ फॉरेन जाके काम करूं। और मेरा हमेशा मानना रहा है कि थोड़ा 2-5 साल 10 साल यंगस्टर जाए और वो वापस आए, जिससे इंडिया का फायदा हो, उसमें गेन होगा। इमिग्रेशन से इंडिया का कोई फायदा नहीं। आज यहाँ से लड़का छोड़ के वहां अगर कदम लगता है, हमारा ये चीज में फायदा ये है कि हम इंडियन कंपनीज अपने लोग स्टाफ को लेके काम कराएगी, फॉरेन कंपनी मोबिलिटी में स्टाफ को लेकर काम कराएगी। और मेरे हिसाब से इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो डबल सोशल जो सिक्योरिटी का जो बेनिफिट एक सवाल मैं शिवकांत जी से ले लेता हूं, समय कम है। अब एक सवाल शिवकांत जी से लेता हूं। शिवकांत जी, आप तो यूके में रहते हैं, यूएस इंडिया भी आना जाना रहता होगा, आप मुझे जरा बताएं, बड़ा ही प्रैक्टिकल अनुभव, कि यूके में भारतीय के किस सामान को लोग ज्यादा पसंद करते हैं या खोजते हैं? यूके में भारत का देखिए सबसे जो मनपसंद चीज है वो तो रेशम के कपड़े हैं, या फिर खाने पीने की बात करें तो आम है, चावल है। तो आम यहाँ इतने महंगे हो गए थे, पाकिस्तानी आम बिकने लग गए थे, हालत ये हो गई थी। तो मुझे लगता है कि इस एग्रीमेंट के बाद आम की पेटियां जो हैं वो काफी सस्ती हो जाएंगी और ज्यादा वैरायटी आने लगेगी, ज्यादा वैरायटी आने लगेगी। अच्छा, अगर आप फैशन के जो कपड़े हैं वो उसमें भारत का अगर आप जब यूके से इंडिया आते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि लेके आइएगा जरूर, यहाँ पे हमें बड़ा पसंद है यूके का सामान। इंडिया में लोग क्या पसंद ठीक है, मतलब लोग सबसे पहले जो है दारू मांगते हैं। विस्की पे अगर छूट मिल गई, विस्की पे अगर टैक्स नहीं लगेगा भारत में, या 85% 90% कम हो जाएगा, तो वो भारत में ही सुलभ हो जाएगी। तो हमारा जो लाने का जो एक बर्डन है वो एक मतलब वो बोझ कम हो रहता है कि आपको 2 बोतलें लेके आनी है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। स्कॉच विस्की और वाइन जो थे उस पर ड्यूटी कम करने की बड़ी डिमांड थी। जो अब तक संकेत मिल रहे हैं उस पर 150% ड्यूटी लगती थी। 10,000 की बोतल मान लिया कोई हो महंगी, तो 25,000 की यहाँ मिलेगी ड्यूटी लगने के बाद। अब शायद उस पर कोई ड्यूटी ना लगे भी तो बहुत थोड़ा बहुत लगे। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ शौकीन लोगों के लिए भी, जरूरतमंद लोगों के लिए भी, और रोजगार के मौके ढूंढने वाले लोगों के लिए भी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सीएनबी से आवाज। नमस्कार। साल से सीएनबीसी आवाज है, हिंदी बिजनेस न्यूज की सबसे बुलंद आवाज। अब आपका भरोसेमंद चैनल उपलब्ध है कनेक्टेड टीवी पर भी। हम अपने पार्टनर्स माइडिया
और कैरियर एसीज का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस एक्साइटिंग जर्नी में हमारे साथ हैं। अब ब्रांड्स अपने ऑडियंस से जुड़ रहे हैं CTV और डिजिटल कनेक्टेड डिवाइसेस के माध्यम से भी, और दे रहा है शानदार एड व्यूइंग एक्सपीरियंस।